हेलो बालकों, क्या हाल है। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 का पार्ट 1 पीछे पढ़ाए थे। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में रासायनिक समीकरण की लाभ और महत्व को बताए थे। आप लोग जहाँ तक हो सके नोट भी कर लिए होंगे। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण की सीमाएं। कहाँ तक रासायनिक समीकरण की सीमा है। रासायनिक समीकरण की सीमाएं का तात्पर्य क्या है, समझ लीजिएगा। यदि कोई रासायनिक समीकरण, जैसे मान लीजिए हमने लिखा NH3 प्लस HCl एरो मार्क NH4Cl लिखे हैं, तो सीमाएं का मतलब क्या है कि यह समीकरण देखने से हम इस समीकरण के बारे में क्या क्या बता सकते हैं। यह समीकरण से क्या क्या हमें पता चलता है देखने से। ठीक, तो यही है इसकी सीमाएं। तो देखिए, एक समीकरण के द्वारा हमें क्या पता चल पाता है और क्या पता नहीं चल पाता है। तो जो पता चल जाता है वो लाभ या महत्व में आता है, जो पीछे हम लोग जान चुके हैं। और जो समीकरण के द्वारा देखने से हमको मालूम नहीं चल पाता है, कि ज्ञान नहीं हो पाता है उसका, तो वो जो है रासायनिक समीकरण की सीमाएं कहलाने लगते। मैंने उसके बाद इस समीकरण का कोई महत्व नहीं रह जाता, पता नहीं चलता है उसका। तो चलिए आइए देखिए। पहला है रासायनिक समीकरण से अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था, ठोस द्रव गैस ही भौतिक अवस्था है। भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है, मैंने ज्ञान नहीं होता है। जैसे हमने अभी कहा NH3 प्लस HCl एरो मार्क NH4Cl। हमने कहा यदि कोई रासायनिक समीकरण लिखे हैं तो उससे ये नहीं पता चल पाता है, बताइए NH3 क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है। मान लीजिए अब हम जानते हैं कि यह गैस है, क्योंकि हमने पढ़ा है। जो अननोन पर्सन आएगा, जिसको पता ही नहीं हो कि यह क्या है, तो उसको क्या मालूम चलेगा कि NH3 गैस है कि क्या है, द्रव है कि ठोस है। तो ये चीज़ है, रासायनिक समीकरण की सहायता से हम बता नहीं पाते हैं ये द्रव है, ठोस है। जैसे एक और एग्जांपल C+O2 एरो मार्क CO2। अब हम क्या जानते हैं, यह C क्या है, गैस है, द्रव है, ठोस है। वैसे यह लकड़ी है तो ठोस है, तो हमको पता है तो हम लिख दे रहे हैं। जिनको पता नहीं होगा वो नहीं लिख पाएंगे। तो ये चीज़ है, तो जानकारी नहीं हो पाती है कि ठोस भौतिक अवस्था की। दूसरा है, रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए ताप दाब सांद्रता का पता नहीं चल पाता है। जैसे कोई समीकरण हम लिख दें, तो समीकरण लिखने के बाद जिसे NH3 प्लस HCl एरो मार्क NH4Cl मान लीजिए हमने लिख दिया। यदि हम आपसे पूछें कि कौन NH3 HCl आपको दे दें, एक अमोनिया दे दें और फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे दें, और फिर उससे कहें कि आप NH4Cl बनाइए, तो आपको क्या पता है कि कितने टेम्परेचर पर बनेगा, कितने ताप पर बनेगा, कितनी सांद्रता होगी। यह इसका दोष है, तो इसका ज्ञान नहीं चल पाता है, तो यह सीमा में आ जाती है। फिर आगे देख लीजिए, अभिक्रिया के वेग का पता नहीं चल पाता है। जिस समीकरण को लिख देंगे तो समीकरण लिखने के बाद आपको बता नहीं सकते उसको देख के कि कितने वेग से, किस कोटि से, चाहे कितने वेग से अब अभिक्रिया का वेग चल रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। अभिक्रिया और अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण का ज्ञान नहीं होता है। जैसे आपसे कोई कह दे कि किसी अभिक्रिया को आपको यदि हम कह दें कि मान लीजिए N2 प्लस H2 रिवर्स NH3 मान लीजिए हो गया, तो यदि हम कहते हैं कि N2 प्लस H2 ले लीजिए, तो आप कौन सी सांद्रता में लेंगे, इसका सांद्रता देख के पता तो चल नहीं रहा है। मान लीजिए बना भी दिए तो किस सांद्रता में प्राप्त हुई, माने कितना गाढ़ा तनता, माने तनु है या सांद्र है, इसका पता हमें नहीं चल पाता है। आगे, अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का मतलब दोनों डायरेक्शन में, अग्र में भी पश्चिम में भी, आगे भी जाएगी पीछे भी जाएगी। और अनुत्क्रमणीय में एक दिशीय होती है, यानी एक दिशा में चलती है। तो अभिक्रिया देखिए यहाँ पे हमने लिख तो दिया है, ये उत्क्रमणीय है, माने दोनों दिशा में चल रही है।
लेकिन समीकरण को यदि हम नाइट्रोजन हाइड्रोजन बस आपको देख दें तो आप ये नहीं बता सकते हो कि वो अभिक्रिया दोनों साइड से चल रही हैं कि एक साइड से चल रही हैं। तो समीकरण के द्वारा हमें उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होने का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। छठवां है अभिक्रिया के पदों का ज्ञान नहीं होता है। पदों का मतलब ऐसी कई अभिक्रियाएं हैं जो एक पद में नहीं समाप्त होती हैं, कई पदों में चलने के बाद वो समाप्त होती हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे आपसे हम कह दें धावन सोडा से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करें, आप कहोगे कि सर जी एक लाइन में हो जाएगा, लेकिन एक लाइन में नहीं होता है। देखिए थोड़ा देख लेंगे, Na2CO3 इंटू 10H2O एरोमार्क शुष्क में रख दीजिए, वायु में, खुला वायु में रख दीजिए, खुला वायु में रख दीजिए। तो खुले वायु में जब रख देंगे तो यहाँ से क्या होगा, 10 गो पानी निकल जाएगा, हो जाएगा Na2CO3 इंटू H2O प्लस 9H2O। फिर देखिए यहाँ से शुष्क नहीं मिला, यहाँ से एक चरण में और चलेगी Na2CO3 इंटू H2O। अब इसको आप डेल्टा कर दो, डेल्टा मतलब हम बताए थे हीट करना, पीछे वाली वीडियो में देख सकते हैं, डेल्टा मैंने हीट करना, इसको हीट कर दिए, पानी निकल जाएगा और बच जाएगा Na2CO3 प्लस H2O। रासायनिक नाम थोड़ा जान लीजिए, सोडियम कार्बोनेट 10 है तो डेकाहाइड्रेट जल, सोडियम कार्बोनेट 1 है तो मोनोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट से जब हीट किए तो सोडियम कार्बोनेट बस प्राप्त हुआ है। यह धावन सोडा है, ये वाला जो है ये आप देख सकते हो धावन सोडा का नाम। यहाँ पे Na2CO3 इंटू 10H2O है। तो आप यहाँ पे अभिक्रिया के पदों का ज्ञान नहीं होगा, जिसे बस हम बोल दें तो आप बना नहीं सकते कि कितने चरण में बनेंगे। अभिक्रिया के पूर्ण होने के समय का ज्ञान नहीं होता है, जिसे अभिक्रिया कब समाप्त हो रही है हमको क्या पता चल रहा है, टाइम लिमिटेशन तो है नहीं, 1 घंटा 1 मिनट 2 मिनट 1 सेकेंड में पूरा हो रही है, इसका पता नहीं चलता है। तो ये सारी चीज़ों को एक बार दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लेंगे, और जो उदाहरण हमने लिखे हैं, एग्जाम्पल लिखे हैं, उनको कहीं नोट कर लीजिएगा, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं छात्रों, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में आता है 1 या 2 कोई भी आ जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला प्रकार है संयोजन योगात्मक या संश्लेषणात्मक या एडिशन रिएक्शन। शब्द से ही पता चल रहा है कि योग का मतलब जोड़ दो, तो इसका अभिक्रिया का डिफिनेशन जान लीजिएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक संयोग चलिए देखिए थोड़ा दिक्कत आ गई थी, फिर से एक बार समझ लीजिएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, चाहे वह तत्व हो या यौगिक हो, संयोग करके एक नए एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को योगात्मक संयोजन या संश्लेषणात्मक या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें एक विशेषता होती है, इसमें कोई सह उत्पाद नहीं होता है। सह उत्पाद याद रहे, सह उत्पाद नहीं होता है, जिसको अंग्रेजी में बाई प्रोडक्ट कहते हैं, BUCT। बाई प्रोडक्ट इसमें नहीं पाया जाता है। आइए थोड़ा एग्जाम्पल के बारे में एग्जाम्पल से समझते हैं। अभिकारक जो है 2 या 2 से अधिक रहेगा, उत्पाद केवल 1 रहेगा। एक को छोड़कर दूसरा हो जाए, कह दीजिएगा वह संयोजन अभिक्रिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए, अमोनिया गैस को ले लीजिए। अमोनिया गैस को जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो सफ़ेद धुआं के रूप में अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। लिख लीजिएगा नाम इसके नीचे,
अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सफ़ेद धुआं अमोनियम क्लोराइड। आगे है कार्बन मोनोऑक्साइड को, एक और एग्जांपल देख लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब क्लोरीन गैस से प्रवाहित किया जाता है तो COCl2 फास्जीन गैस का निर्माण होता है। इसका नाम है फास्जीन गैस, इसका नाम है फास्जीन गैस। और रासायनिक, तो व्यवहारिक नाम हुआ, इसका रासायनिक नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल जो कठिन होगा उसको लिख देंगे, कार्बोनिल क्लोराइड बहुत ही विषैली गैस है ये, यह एक प्रकार की विषैली गैस है। COCl2 याद रहे, देख लीजिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड CO लिखिएगा, कोई ऐसे लिख देगा तो गलत हो जाएगा, या कोबाल्ट हो जाएगा, धातु है। CO दोनों कैपिटल अक्षर आएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, गैस है जिससे साइलेंसर से निकलती है धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो आगे और देख लीजिए थोड़ा सा एग्जाम्पल, C+O2 एरो मार्क CO2। फिर आगे 4 नंबर देख लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 एरो मार्क CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, दो है ना, तो एक यहाँ पे जाएंगे तो 2 1 3, अब भाई डबल बांड है, एगो बांड हट जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा CH3। देखिए कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। हर प्रोडक्ट में एक रहेगा, केवल एक, यह एगो है, जब प्लस रहेगा तब ना दूगो होगा। यह एकल बंध से जुड़ा हुआ है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जब हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, थोड़ा समझ लीजिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। इस प्रकार इस विधि का प्रयोग जो है तेल के कठोरीकरण में किया जाता है। आपसे पूछता है तेल का कठोरीकरण क्या है, तो तेल का हाइड्रोजनीकरण, जिसे यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण मैंने हाइड्रोजन से क्रिया करा के उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलना यह प्रक्रम जो है, इसी प्रक्रम से तेल, यहाँ पर तेल रख लीजिए, तेल का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा देंगे और वसा प्राप्त होता है। तेल धन हाइड्रोजन बराबर वसा, तो जब वसा प्राप्त होता है तो उस प्रक्रम को हम तेलों का कठोरीकरण कहते हैं। तो जान लीजिएगा, इसका पहचान रिएक्शन का याद रखिएगा, को बाई प्रोडक्ट नहीं होता है। बाई प्रोडक्ट का मतलब मान लीजिए इधर आ गया होता CO2, यहाँ बाई प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड का बाई प्रोडक्ट CO2 है, यहाँ पर आता नहीं है तो इसलिए एकल उत्पाद है। तो हम इसे संयोजन संश्लेषणात्मक या एडिशन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब अगला अभिक्रिया देखते हैं। चलिए अगला अभिक्रिया का प्रकार देखते हैं, वियोजन तथा अपघटन अभिक्रिया। इसे अंतर के द्वारा स्पष्ट करते हैं, दोनों में अंतर होता है बहुत मामूली सा, आइए जानते हैं। एक तरफ हम लिख देते हैं आपका अपघटन अभिक्रिया तथा इधर लिख देते हैं वियोजन अभिक्रिया। ध्यान से समझ लीजिएगा, पहले अपघटन अभिक्रिया के बारे में जान लीजिए क्या होता है। एकदम ठीक इसका उल्टा वियोजन होता है, ठीक है। अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो बाह्य कारकों के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक अपने अवयवों में अपघटित हो जाता है, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन का साधारण भाषा होता है टूटना। तो एक यौगिक है तो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाएगा, अपघटित हो जाएगा, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह भी टूट जाएगा। फिर यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिख देंगे वियोजन की, ऐसी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी बाह्य कारक के द्वारा 2 या 2 से अधिक अपने अवयवों में वियोजित हो जाता है, उसे हम
वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए वियोजन का मतलब भी होता है टूटना, टूटना दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे कोई पत्थर है, एक समूह के टाइप का पत्थर है, उसको हम हथौड़े से मारेंगे तो टूटेगा, तो जब टूट जाएगा तो वही अपघटन और वियोजन। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अंतर क्या है, दूसरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सॉरी, यहाँ पे पहला हो गया अंतर, दूसरा अंतर अपघटन। अपघटन अभिक्रिया में होने के पश्चात, अपघटन अभिक्रिया पूर्ण होने के पश्चात यदि बाह्य कारक को हटा लेते हैं, जैसे वो आग दिए थे अब उसको हम हटा लेते हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो वह अभिक्रिया पुनः वापस नहीं आती है, माने वो प्रारंभ में नहीं बदलती। एक बार जो अभिक्रिया हो गई, ऐसे मान लीजिए ए हो गया, चाहे यहाँ पर लिख देते हैं दूध, और दूध से यदि मान लीजिए दही बन गया, तो आग देते हैं तो दही बनता है, इसका मतलब आग को हटा लीजिएगा तो दही से दूध बन जाएगा? नहीं। तो यह बाह्य कारक को हटाने पर पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता है। दूसरा, इसका दूसरा वियोजन का, इसमें जो है जैसे पानी हो गया, पानी को हमने ठंडा कर दिया, अब क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। अब बर्फ को जब हम ठंडा गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। तो वियोजन अभिक्रिया में समझ में आ गया। अब तीसरा है यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, स्टेटमेंट पर लिख देंगे चाहेंगे तो, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और तीसरा यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय का मतलब दोनों दिशा में, आगे भी चलती है, ठंडा कर देंगे, पुनः अपनी अवस्था में आती है। 4 नंबर, अब इसका एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, या थोड़ा ध्यान लीजिए। अपघटन अभिक्रिया कई प्रकार की हो जाती है, तो अपघटन अभिक्रिया कई प्रकार के, उसी में रिएक्शन आ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जिसे में, तो जैसे पहला है उष्मा अपघटन। उष्मा अपघटन, तो उष्मा अपघटन में क्या होगा, इसकी डिफिनेशन जान लीजिएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे उष्मा देने पर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता, अब अवयवों में टूट जाता है, चाहे अपघटित हो जाता है, उसे हम उष्मा अपघटन कहते हैं। फॉर एग्जांपल में देख लीजिए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम उष्मा देंगे, हीट करेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, समझ रहे हैं। उष्मा देने पर, डेल्टा उष्मा का प्रतीक है। एक और देख लीजिएगा, FeSO4 फेरस सल्फेट को जब हम उष्मा देंगे तो Fe2O3 प्लस फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। उष्मा अपघटन हो गया। अब इसके बाद हम आ जाएंगे, उष्मा के बाद प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन, अपघटन इसका डिफिनेशन क्या होगा? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अभिक्रिया को प्रकाश देने पर वह अपने 2 या 2 से अधिक अवयवों में अपघटित हो जाता है, उसे हम प्रकाश अपघटन कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल, AgCl3 एरोमार्क Ag प्लस Cl2, तो AgCl2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे बैलेंस करने हम आपको सिखाएंगे, तो बैलेंस करने कैसे सिखाएंगे, उसके बाद आप बैलेंस कर सकते हैं हर रिएक्शन को। अभी आगे देख लीजिए, थोड़ा बिना बैलेंस के रिएक्शन गलती हो जाती है। तो आगे एक और रिएक्शन है, विद्युत है, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होती है जान लीजिएगा। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत के द्वारा 2 या 2 से अधिक अपने अवयवों में अपघटित होती है, उसे हम विद्युत अपघटन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे KCl है, एरोमार्क K प्लस Cl2। देखिए यहाँ पर जो K प्लस Cl2 टूटा है,
के जो है वह कैथोड पर जाके चिपकता है, और ये वाला क्लोरीन जो है एनोड पर प्राप्त होती है। कैथोड का मतलब देखिए क्या होता है, जब कोई एक पात्र लेंगे उसमें 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं ना, तो जब 2 इलेक्ट्रोड रहता है तो एक जो ऋणायन रहेगा उसको हम कैथोड कहते हैं, और जो धनायन रहता है उसको हम एनोड कहते हैं। बैटरी में माने 2 चार्ज होते हैं, 2 गो ध्रुव, तो एनोड और एक कैथोड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विद्युत। इसका वियोजन का आप जान लीजिए, वियोजन का क्या होगा, तो वियोजन का अभिक्रिया N2 + H2 एरोमा रिवर्स, इसको रिवर्स बोला जाता है, रिवर्स NH3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2NH3 कर सकते हो, तो यहाँ बैलेंस हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे तो सही है ये वाला, तो आप देख सकते हो बैलेंस करने। इसके बाद हम सिखाएंगे अभी इसी चैप्टर में, पहले इसको पढ़ा लें। तो अभी ये था आपका वियोजन तथा अपघटन अभिक्रिया। यहाँ पे जो भी डिफिनेशन बोले हैं उसको नोट कर लीजिएगा, उसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा है। बैलेंस करने की कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो इसके जस्ट तुरंत बाद हम बैलेंस करने सिखाएंगे, क्योंकि प्रत्येक क्रियाओं रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना जरूरी होता है। चलिए अगला अभिक्रिया का प्रकार देखते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यह अभिक्रिया क्या होती है जान लीजिए। प्रतिस्थापन का मतलब अपना स्थान छोड़ के दूसरे का स्थान ग्रहण करना। देखिएगा इस अभिक्रिया में ऐसी, तो इसका डिफिनेशन जान लीजिएगा, फिर हम उदाहरण द्वारा इसको समझाएंगे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। डिफिनेशन को एक बार रोक के फिर चला के फिर याद कर लीजिएगा। जैसे में एग्जाम्पल समझिए किस प्रकार से होता है। तो मान लीजिए जैसे Fe + CuSO4 एरोमार, देखिए जो लोहा का अवयव है यह अधिक क्रियाशील होता है Cu से। आगे चल के हम बताएंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी जब पढ़ाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि Cu अधिक क्रियाशील है कि Fe ज़्यादा क्रियाशील है। और क्रियाशीलता इस प्रकार चेक करने, जैसे Cu आप इसको पता है लोहा है, ये Fe लोहा है, Cu तांबा है। यदि इस प्रकार देखनी है तो आपको पता कर लेना चाहिए कि Cu पर जंग नहीं लगता है, जबकि Fe पर जंग लग जाता है। जल में रख देंगे तो पर जल्दी माने खराब हो जाता है, जंग लग जाता है लोहा, और Cu नहीं लग पाता है, तो ये ज़्यादा क्रियाशील है। क्षणिक मात्रा माने तुरंत 3-4 दिन के बाद देखेंगे तो उस पर मूर्छा जंग लगा रहेगा, लेकिन Cu पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो फिर भी विद्युत रासायनिक श्रेणी आगे वाला चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पर देखिए, ये अधिक क्रियाशील तत्व है और कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से, इसका यह यौगिक है तो इसके यौगिक से इस तत्व के परमाणु को Cu को हटाएगा, और हटाने के बाद यहाँ पर ये वाला आ जाएगा, तो Cu और तो यहाँ पे हो जाएगा FeSO4 + Cu। अब आगे देखिए एक और एग्जाम्पल बताइएगा, हो जाएगा Zn + CuSO4 एरोमार। यहाँ से Zn ज़्यादा क्रियाशील तत्व है और Cu इससे कम क्रियाशील तत्व है, तो Zn जो है Cu को विस्थापित कर देगा। Zn जाएगा Cu के पास और Cu आएगा Zn के पास, तो हो जाएगा आपका ZnSO4 + Cu। और देख लीजिए हो जाएगा Pb, शीशा है, लेड है, Pb + CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड हो गया। तो यह क्यूप्रिक क्लोराइड है क्योंकि इसकी संयोजकता यहाँ पर 2 ली गई है। लेड जब इससे क्रिया करेगा तो हो जाएगा ये इससे ज़्यादा क्रियाशील है Cu से, तो लेड तो हो जाएगा PbCl2+ यहाँ पे हो जाएगा Cu। आगे 4 नंबर देख लीजिए। देखिए अब एक चीज़ और है,
यहाँ पे यह एकल विस्थापन हो रहा है। एकल विस्थापन का मतलब क्या है? अकेले एक धातु किसी धातु के यौगिक से क्रिया करके उसको हटा रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे द्विविस्थापन आएगा, माने दो दो, अभी यहाँ पर भी यहाँ पे तत्व है। अब यहाँ पर देखिएगा इसका द्विविस्थापन क्या होता है, जैसे Na2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस CaCl2 एरो मार्क। देखिए यह भी यौगिक है, यह भी यौगिक है, तो यहाँ से यह ज़्यादा क्रियाशील है, यह कम क्रियाशील है, तो सोडियम यहाँ पर चला जाएगा कैल्शियम के पास और कैल्शियम आ जाएगा सोडियम के पास, तो हो जाएगा CaSO4 प्लस Na जब Cl के पास जाएगा तो NaCl हो जाएगा। इसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा। उसकी प्रक्रिया आगे जानेंगे। एक और देख लीजिए द्विविस्थापन का, तो द्विविस्थापन का एक और अभिक्रिया हो जाएगा, जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, Ag को सिल्वर नाइट्रेट प्लस KCl एरो मार्क। देखिए यहाँ पे यह धातु है प्लस, ये वाला KCl प्लस है, बाकी ऋण है, तो ज़्यादा क्रियाशील जो पोटेशियम है इसको हटाएगा, Ag यहाँ पर चला जाएगा, पोटेशियम यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा KNO3 प्लस AgCl हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। तो इस प्रकार से ये जब यौगिक से अभिक्रिया करेगा तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया या आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको द्विविस्थापन या आयनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, इसको आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ये वाली जो है इसको हम, ये इतना जो धातु क्रिया कर रही है इसको हम एकल अभिक्रिया कहते हैं। ये एकल अभिक्रिया है जो एक धातु हटा रही है, बाकी सब द्विविस्थापन। आगे देखते हैं। चलो देखिए अगला अभिक्रिया का प्रकार है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। इनको हम अंतर द्वारा स्पष्ट कर लेंगे। अंतर इसलिए क्योंकि दोनों में भेद भी पता चल जाएगा और दोनों का डिफिनेशन हो, एग्जाम्पल हो, अंतर क्या है, गुण भी पता चल जाएगा। थोड़ा देख लीजिएगा। इधर हम लिखते हैं ऊष्माक्षेपी और इधर लिख देते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा और क्षेपी माने होता है छोड़ना, ऊर्जा ऊष्मा छोड़ती है, इसमें क्षेपी माने छोड़ना, और शोषी का मतलब क्या होता है? अवशोषित करना, सोखना होता है। सिंपल है। अब इसको अपने डिफिनेशन में क्या बोलेंगे, तो इसका देखिएगा ऊष्माक्षेपी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के उपरांत ऊर्जा मुक्त करती है, निर्मुक्त करती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे ऊर्जा या ऊष्मा को क्या करती है? निर्मुक्त करती है। और ये जो है ऊष्माशोषी क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित करती है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या करती है? ऊर्जा को अवशोषित करती है, उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का जो उदाहरण है, चाहे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, एग्जाम्पल लिखेंगे तो अधिक स्पष्ट होगा। देख लीजिएगा एग्जाम्पल ऊष्माक्षेपी का, ऐसे कार्बन माने लकड़ी को या कोयला को जब हम जलाते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड पाते हैं और 94.0 KCl का मतलब किलो कैलोरी। यहाँ पे हमने प्लस माइनस छोड़ा हुआ है, क्यों? स्पष्ट करने के लिए। देखिएगा, अगर आप ये उत्पाद है या अभिकारक है, उत्पाद में आप प्लस चिन्ह लगा देते हैं, प्लस लगेगा तो ऊष्माक्षेपी हुआ।
उष्मा निर्मुक्त कर रहा है, या इसी को अगर हम इधर पक्षांतर कर दें C+O2 तो अभिकारक में इधर है तो माइनस आ जाएगा 94.0 KCl प्लस CO2, फिर तब भी उष्मा छिपी है। दूसरा अभिक्रिया देख लीजिएगा, दूसरा इसमें उष्मा शोषी में इसका होगा N2+O2 एरो मार्क NO, बैलेंस कर लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करके, NO माइनस यहाँ पे देखिए 45.0 KCl का मतलब है किलो कैलोरी, के से किलो कैलोरी, यहाँ पर चिन्ह क्या देंगे, माइनस देंगे। उष्मा शोषी में माइनस उत्पाद में होता है, उष्मा छिपी में प्लस उत्पाद में होता है। आगे देख लीजिए थोड़ा इसमें, या इसी को आप यहाँ पे पक्षांतर कर दीजिएगा, 94 है वो 45.0, इसको इधर बुला लीजिए तो हो जाएगा N2+O2 प्लस 45.0 KCl एरो मार्क 2 NO नाइट्रोक्साइड। फिर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कार्बन प्लस सल्फर, माने सल्फर के साथ यदि कार्बन को हम जला देते हैं तो जब जलाएंगे तो क्या निकलेगा, देख लीजिए CS2 तो हो जाएगा 20,000 KCl, 20,000 KCl निकलेगा। आप चाहें तो इसको इधर पक्षांतर भी कर सकते हैं तो हो जाएगा क्या, C+2S प्लस 20,000 KCl एरो मार्क CS2, तो माने किलो कैलोरी प्लस CS2। देखिए एक और चीज़ समझ लीजिएगा, उष्मा छेपी में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको हम या तो इस प्रकार रिएक्शन में दर्शाते हैं, यदि रिएक्शन लिखने के उपरांत आप एंथैल्पी करके दिखाना चाहते हैं उष्मा, तो यह डेल्टा H बराबर यहाँ पे माइनस दिखाना पड़ेगा, 94.0 KCl दिखाना पड़ेगा रिएक्शन के उपरांत। तो इस प्रकार दिखाने का तरीका होता है। एक और तरीका देख लीजिए, C+O2 एरो मार्क CO2 और डेल्टा H का जो वैल्यू है, क्या इसी में देख लीजिए यहाँ पे कामा करके डेल्टा H इक्वल टू, तो इसमें आप माइनस दिखाएंगे, -94.0 KCl होना चाहिए, तब उष्मा छेपी दर्शाता है। तो उष्मा छेपी किस प्रकार दर्शाया जाता है, यहाँ पर 3 तरीके से हम दर्शा दिए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, या इसी को अगर हम दर्शाएं तो चाहे इसको ये किसी को एक को, तो C+2S सल्फर है, ये सल्फर है 25 नहीं है, तो जब इसको रिएक्शन करेंगे तो CS2 होता है कार्बन डाइसल्फाइड हो जाता है, तो यह उष्मा शोषी है। तो डेल्टा H इक्वल टू, जो इधर माइनस की है ना तो इसका प्लस हो जाता है, तो प्लस 20,000 KCl हो जाएगा। तो लिखने के 3 तरीके होते हैं, उष्मा शोषी को भी उष्मा छेपी को भी। यहाँ पे एंथैल्पी करके लिखेंगे, यदि एंथैल्पी का मान माइनस हो उष्मा तो उष्मा छेपी होता है, और यदि वह अभिकारक में माइनस हो तब भी उष्मा छेपी होता है, उत्पाद में उष्मा प्लस हो तब भी वह उष्मा छेपी होता है। इसका ठीक उल्टा, उत्पाद में माइनस होगा उष्मा शोषी, अभिकारक में प्लस होगा उष्मा शोषी। यदि उसका एंथैल्पी प्लस हो, अलग से दे दे एंथैल्पी प्लस, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उष्मा शोषी मानेंगे। फिर आगे हम चलते हैं, अब अगला देखेंगे इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन। चलिए देखते हैं, अगला लास्ट प्रकार है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों माने एक दूसरे के अपोजिट होती है, इसलिए अलग अलग हमने लिखा, दोनों एक अलग अभिक्रिया है। तो एक साइड हम अंतर करके इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट होता चले। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं और इसे अपचयन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे ऑक्सी, थोड़ा जानिए तो ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन से हो जाएगा, पहचानने का तरीका। और अपचयन में छोड़ दीजिए, ऑक्सी माने ऑक्सीजन पहचान लेंगे तो उसका अपोजिट कर दीजिएगा, वो आ जाएगा। चलिए देखिएगा, इसका परिभाषा जो होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, यहाँ से 4 पॉइंट हमने लिखा है, 5 को बोल सकते हैं, कोई भी एक बोल सकते हैं। इसे 5 यहाँ पर भी लिखे हैं, 5 बोल देंगे तो अपचयन अभिक्रिया की डिफिनेशन हो जाएगी। तो ये हम बोल के दिखाते हैं।
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ा होता है, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। या तो और इसका ऑप्शन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा देख लीजिए, इसी का यह परिभाषा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन पृथक होता है, अलग होता है। अभिकारक में हाइड्रोजन रहेगा लेकिन उत्पाद में जाते जाते हाइड्रोजन पृथक अलग हो जाएगा, उससे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सब पे उदाहरण बताएंगे हम। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन पृथक होता है, अभिकारक में ऑक्सीजन रहेगा बट आगे चल के ऑक्सीजन उत्पाद में उससे निकल जाएगा, तो उसे अपचयन कहते हैं। तीसरा देख लीजिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है और इसमें धन विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है। यहाँ पर देखिए 4, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु, आयन से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं उसे हम ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु, आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन पृथक होंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऑक्सीकरण संख्या माने ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, वृद्धि होती है। इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ग्रहण होगा तो। लास्ट और इम्पोर्टेंट है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, और अपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन का योग करेंगे तो C+O2 एरो मार्क CO2। देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है अभिकारक में तो बन गया। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन यदि जुड़ेगा तो हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं H2+Cl2 एरो मार्क HCl। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पे आप अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। और आगे इसमें जान लीजिएगा, जैसे ये आपका हो जाएगा MnO2, हाँ MnO2 प्लस HCl एरो मार्क MnCl2 प्लस, स्पष्ट लिखते हैं MnCl2 प्लस MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। देखिए यहाँ से O2 गायब हो रहा है, यहाँ से मतलब सॉरी यहाँ से जो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का पृथक हो रहा है, अलगाव हो रहा है, तो Cl से अलग। देखिए एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे यदि किसी बालक बालिका को स्पष्ट नहीं हो रहा होगा कि सर हाइड्रोजन इससे पृथक हो रहा है लेकिन इसमें तो ऐड हो रहा है, तो ये अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे आप एक जगह से हटेगा तो दूसरे जगह जाएगा ही, तो यहाँ से Cl और Mn में ऑक्सीकरण अपचयन हमें बताना है। तो उसको स्पष्ट करने के लिए आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी, और ऑक्सीकरण संख्या निकाल के हम एक आसान विधि माने ऑक्सीकरण संख्या निकालने बताएंगे, एक छोटा सा वीडियो उसके लिए बनाएंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकालने बताएंगे, उसकी सहायता से ऑक्सीकरण है कि अपचयन है एकदम इजीली बता सकते हैं, बहुत आसानी से बता सकते हैं, और उसी में संतुलित करना भी बताएंगे एक अलग से वीडियो बना के। फिर इसका अभिक्रिया है कि देख लीजिए, इसका अभिक्रिया है ZnO प्लस C एरो मार्क Zn प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक से निकल रहा है और दूसरे में जाके ऐड हो जा रहा है, तो ये अपचयन अभिक्रिया है। लेकिन हमको क्या पता कि कौन अपचयन कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, उसके लिए जानने के लिए आप बस
ऑक्सीकरण संख्या निकालने समझ जाएंगे तो जानिए। पहले बस इसको आप याद कर लीजिए, अभी याद कर लेंगे। हम अगले वीडियो में बहुत कम समय के लिए उसको बनाएंगे, तो उसमें आप सीख सकते हो। फिर आगे देख लीजिए, यहाँ पे एक लास्ट है Na एरो मार्क Na प्लस प्लस E माइनस। देखिए इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो कमी हो रही है धनायन, तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो यहाँ पे कमी होगी। अब यहाँ पे देख लीजिए Na जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। Na प्लस में एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा तो ग्रहण कर लेगा ना, तो Na हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो कहने का मतलब है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या अपचयन अभिक्रिया। एग्जाम्पल याद रखिएगा, ऑक्सीकरण को कोई रिएक्शन ऑक्सीकरण है कि अपचयन है, उसको जानने के लिए एक छोटा सा वीडियो हम बनाएंगे जो आगे होगा। अभी इसको याद कर लीजिए, दोनों अंतर टाइप पे याद करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगला वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।